हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। मेरा नाम डॉक्टर रितु जौहर और हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज का ये लेक्चर इज़ अपॉन टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। आज लेक्चर नंबर 2 है। मेक श्योर आपने लेक्चर नंबर 1 इस लेक्चर को देखने से पहले ज़रूर देखा हुआ हो, क्योंकि ये आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इस चैप्टर का एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, सो दैट कि आपकी एक थरो अंडरस्टैंडिंग हो। इस चैप्टर में से आपका जेई का पेपर हो, नीट का पेपर हो, तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। 2 तो 100% है कि आएंगे ही आएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये एक कंसेप्चुअल चैप्टर है, कंसेप्ट्स अगर आपको आ जाएंगे तो आप स्कोर करोगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको भूल जाओगे, जैसे कि आप इनऑर्गेनिक की नॉर्मली बहुत सारी एक्सेप्शंस को भूल जाते हो। तो ये अच्छे से समझ के करने वाला चैप्टर है। मैं लाइन बाय लाइन यहाँ पे NCERT को भी कम्प्लीटली पढ़ाऊँगी। क्या क्या पढ़ा रही हूँ वो साथ साथ में यहाँ पे है, तो आप NCERT भी इस तरीके से कम्प्लीटली पढ़ लोगे। अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दे रही हूँ, आपके पास कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे बहुत अच्छे, जो कि आप चाहे नीट का पेपर दे रहे हो, मेंस का पेपर दे रहे हो या एडवांस का दे रहे हो, कंप्लीट कवरेज आपको यहाँ पे इस चैप्टर की मिल जाएगी और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन मैं एट द एंड या जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे जेई और नेट के क्वेश्चंस भी डालती जा रही हूँ, सो दैट कि आपकी एक कंप्लीट तैयारी एक ही जगह से हो जाए। आपको बहुत सारा जगहों पर देख देख के अपना नोट्स को कलेक्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो एक बार ही देख लेते हैं। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ा। इंट्रोडक्शन में व्हाट आई टोल्ड यू वाज कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 में कौन से मेटल्स होते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन और विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये बर्नर थ्योरी है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन लेक्चर नंबर 3। फिर उसके बाद हम लोगों ने चीफली जो चीज़ों को डिस्कस किया था वो है कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हमने पढ़ा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में डला हुआ यहाँ पे इस तरीके से होता है, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है मेटल और एक होता है लाइगेंड। मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है, लाइगेंड जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर देना है। सो ये हमने अंडरस्टैंड किया। बट मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो नहीं पढ़ाया था वो था ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं अपने इस लेक्चर में, टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। ठीक है, सो हम एक बारी कंप्लीट चैप्टर पढ़ने के बाद इस पेज को दोबारा से देखेंगे, इसको रीड करेंगे कि हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। ट्रस्ट मी, कर तो लिया ही है, बट स्टिल आई विल रीड इट विद यू कि आपको ऐसा न लगे कि आपने कुछ NCERT में से मिस कर दिया। फाइन। देन कोऑर्डिनेशन नंबर भी पढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे 1-2 चीज़ें थी जो कि छोड़ी थी। आपको बोला था कि लाइगेंड्स जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो अगेन हम इसको भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ा, हमने कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पढ़ लिया। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने आपको कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर के हम एग्जाम्पल्स को आज और प्रैक्टिस करेंगे व्हेन वी हैव डन विद द टाइप ऑफ लिगेंड्स, तो वो हम करेंगे। फिर हमने होमोलेप्टिक, हेप्टोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस को देखा था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ लो। हैं बेसिक्स बट इम्पॉर्टेंट बेसिक्स। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इज़ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग जब हम लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक 3-4 सबका मैंने आपको एजेंडा बता दिया। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो लाइगेंड्स क्या होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया कि लाइगेंड्स वो एटम हैं, वो आयन हैं, वो मॉलिक्यूल हैं जो कि डोनेट कर सकते हैं अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो और उसके थ्रू वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, और इसी को हम लाइगेंड बोलते हैं।
ठीक है। और लाइगेंड के अंदर एक पर्टिकुलर एटम होगा एक्चुअली में, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अमोनिया है तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देना है। तो अब ये जो एटम लाइगेंड के अंदर प्रेजेंट है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोनर एटम। ठीक, राइट। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? लेट अस गो बैक टू योर क्लास 11th का बेसिक्स, सो दैट कि ऐसा कुछ भी ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो पहले वही अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। बट जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो जनरली क्या होता है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन रखता है, दूसरा एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखता है, और इन दोनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है हम उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर होती तो शेयरिंग है, बट देने वाला एटम एक ही होता है, दूसरा सिर्फ रिसीव करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिखा, दैट इज BF3NH3। अब ये कैसे बनता है? आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग द कंसेप्ट विद यू, कि BF3 में बोरॉन के पास फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन हुए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी, so this is going to act as a Lewis acid. Similarly अगर आप अभी इधर नाइट्रोजन को देखोगे इन अमोनिया, तो अब 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर फालतू है, जो कि वो बोरॉन को फॉरवर्ड कर सकता है कि चल भाई मेरे साथ मिलके तू भी एक बॉन्ड बना ले, तेरी डेफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? डोनर एटम की तरह एक्ट कर रहा है, और अमोनिया उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसलिए अमोनिया क्या है? एक लुईस बेस। तो BF3 क्या है? एक लुईस एसिड। अमोनिया क्या है? एक लुईस बेस। और यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के काम आ रहे हैं वो नाइट्रोजन ने दिए हैं, इसलिए इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड बना रहे हैं दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, सो लाइगेंड्स दे एक्ट एज लुईस बेसिस as they donate one or more electron pair to the central metal atom or the central metal ion which acts as a Lewis acid by accepting it। I hope अब आपको ये क्लियर है कि लाइगेंड वो स्पीशी है जिसने कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन वो स्पीशी है जिसने कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है। लाइगेंड एक लुईस बेस है और सेंट्रल मेटल एटम एक लुईस एसिड है। ठीक है, अब आपको टर्मिनोलॉजीज में एक और टर्म सीखनी है, दैट इज डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या होता है? दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लाइगेंड इज कॉल्ड एज इट्स डेंटिसिटी। तो एक लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देगा वो उसकी डेंटिसिटी है। तो आपको यहाँ पे 2 टर्म्स को सीखना है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, और दूसरा टर्म जो आपको पता होना चाहिए दैट इज लाइगेंड की डेंटिसिटी। तो सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम सारे लाइगेंड्स से एक्सेप्ट करेगा। एक लाइगेंड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, 2 लाइगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए, सो ऑन। ठीक है, तो जितने भी उसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिले उसको हम सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, जबकि लाइगेंड की डेंटिसिटी क्या होगी? जो लाइगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर जितना भी दे रहा है उसको हम उसकी डेंटिसिटी बोलते हैं। सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर और लाइगेंड की डेंटिसिटी आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। तो लाइगेंड्स को सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लाइगेंड एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी हो सकता है, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी हो सकती है, एक न्यूट्रल स्पीशी हो सकती है। पॉजिटिव जैसे कि हाइड्राजीनियम आयन, तो हाइड्राजीन होता है NH2NH2। ठीक है, इसने
एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, आपके पास बन गया NH3 पॉजिटिव NH2। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनियम आयन। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये एक पॉजिटिव लाइगेंड हो गया। और यहाँ पे ये लाइगेंड क्यों है? क्योंकि अमोनिया के पास नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए दिस हाइड्रोजनियम आयन इज अ लाइगेंड। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज स्पीशी देखो तो कोई भी जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है, नेगेटिव चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। तो ऑब्वियसली अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसे डोनेट किया जा सकता है, जैसे कि साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट अब हमारे पास है न्यूट्रल लाइगेंड्स। तो न्यूट्रल मतलब जिनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि वाटर और अमोनिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि वाटर को मैंने लिखा है एक्वा। तो ये टर्म कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है? जब हम नेमिंग करेंगे कंपाउंड्स की लेक्चर नंबर 4 में, तब वहाँ पे ये नेम्स इम्पॉर्टेंट हैं इन लाइगेंड्स के। तो ये आपको यस याद करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा कहना मानना, इन लाइगेंड्स को जो हम आज पढ़ रहे हैं 2-3 बारी लिखना और इनके नाम याद रख लेना, सो दैट कि जब हम नॉमेनक्लेचर करें तब आपको ये बहुत अच्छे से आते हों और आपको क्विकली समझ में आए कि मैं नेमिंग कैसे आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, सो वाटर को वाटर ना लिख के हम एक्वा लिखेंगे और अमोनिया को अमोनिया नहीं लिखते, हम अमीन लिखते हैं, एंड दैट ऑल्सो विद अ डबल एम। ठीक है, तो RNH2 को आप लिखते हो अमीन, बट वो अमीन कैसा होता है? विद अ सिंगल एम। तो यहाँ पे अमोनिया के लिए आप नाम जो दोगे लाइगेंड को, दैट इज़ अमीन विद अ डबल एम, और वाटर के लिए एक्वा। ऐसे कुछ और नाम है जो भी आपने सीखने हैं। ठीक है, सो वाटर अगेन हैज़ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अमोनिया में है, तो ये लाइगेंड की तरह एक्ट करते हैं। तो हमारे पास तीनों तरह के लाइगेंड हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ ऐसी स्पीशीज़ चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो, जो कि वो डोनेट कर सकता हो। ठीक है, तो बहुत सारे अब आप एग्जाम्पल्स देखोगे अबाउट ऑफ दीज लाइगेंड्स, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम कि आप बस मैम एक एक दो एग्जाम्पल नहीं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल सीखने वाले हो। तो चलो, अब नेक्स्ट है हम लाइगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या थी? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि एक लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम को देता है, वो उसकी डेंटिसिटी होती है। तो उसके बेसिस पे हमारे पास मोनोडेंटेट लाइगेंड हो सकता है जो कि एक लोन पेयर देगा, बाईडेंटेट या डाईडेंटेट भी लिखा हुआ होता है। तो बाईडेंटेट या डाईडेंटेट मतलब 2 लोन पेयर देगा, ट्राइडेंटेट 3 लोन पेयर देगा, टेट्राडेंटेट 4 लोन पेयर देगा, पेंटा 5 और हेक्साडेंटेट 6 लोन पेयर्स दे सकता है। एक ही लाइगेंड 6 लोन पेयर्स डोनेट करेगा तो उसको हेक्साडेंटेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं मोनोडेंटेट लाइगेंड के, जहाँ पे एक लोन पेयर डोनेट करता है द लाइगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो उसमें एग्जांपल सबसे पहले न्यूट्रल स्पीशीज़ का। सो वी हैव वाटर। ठीक है, तो वाटर को हमने एक्वा बोलना है, तो ये नाम अगेन मैं बता रही हूँ कि आपको याद करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद द नेक्स्ट वी हैव इज़ अमीन, दैट इज़ अमोनिया। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे कार्बोनिल बोला जाएगा, NO को नाइट्रोसिल, PPH3 इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो फॉस्फीन क्या होता है? फॉस्फीन होता है PH3, NH3 अमोनिया होता है, PH3 फॉस्फीन होता है। और फॉस्फीन के आप तीनों हाइड्रोजन की जगह पे अगर फिनाइल ग्रुप लगा दोगे, दैट इज C6H5, या मतलब बेंजीन में से आपने एक हाइड्रोजन निकाला तो ये फिनाइल ग्रुप है। तो ये अगर आपने 3 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके फॉस्फोरस के साथ लगाए इन फॉस्फीन, तो हम उसको बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव इज पिरिडीन। तो पिरिडीन इज बेंजीन विद 1 कार्बन आउट और उसकी जगह पे एक नाइट्रोजन आ गया, ये पिरिडीन है। तो ये आपको नाम फॉर्मूला सब आने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जितने मैंने लिखवाए हैं ट्रस्ट में उतने कर लेना, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्राजीन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर अभी आपने किया NO इज़ नाइट्रोसिल। अगर नाइट्रोजन
के साथ ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर लगा देते हैं तो वो थायो वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो दैट बिकम्स थायो नाइट्रोजन। सिमिलरली CO वॉज कार्बोनिल, तो CS क्या हो जाएगा, थायो कार्बोनिल। देन यू हैव टू लर्न हाइड्रोजन को आप डाई हाइड्रोजन बोलोगे और ऑक्सीजन को आप डाई ऑक्सीजन बोलोगे। Then last one which is left is hydroxylamine NH2OH, again very important, आपके एल्डिहाइड्स के चैप्टर में भी बहुत important है, तो NH2OH is hydroxylamine। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, यहाँ पे रखती हूँ मैं इसको। NH2OH में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, और मैंने आपको ये बोला कि ये मोनोडेंटेट है, तो किसके पास दो लोन पेयर है, तो ये बाईडेंटेट क्यों नहीं है, ये अपने दोनों लोन पेयर क्यों नहीं एक्सटेंड करता। ठीक है, तो वेल आप सोच सकते हो इसका आंसर, नहीं अभी नहीं आता, तो चलो मैं बताती हूँ आपको। तो वेल जब आप दोनों ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लोन पेयर्स मेटल के एटम को दोगे तो उस केस में ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, आपको रिंग दिखाई दे रही है, एक 3 मेंबर की रिंग बन रही है। तो याद रखो कि 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर नहीं बनता। ठीक है, 5-6 मेंबर्ड रिंग्स बहुत स्टेबल होती हैं, यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेन होता है, ये नहीं बनते, इसलिए या नाइट्रोजन देगा या ऑक्सीजन देगा। सो मेरा अगला क्वेश्चन, अब अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी को लोन पेयर देना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो मेटल एटम को कौन देगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। ठीक है, सो इफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ हैव अ लोन पेयर, विच विल बी द डोनर साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका आंसर आप सोच सकते हो, सोचो। चलो वेल अगर आपने सोच लिया तो, या नहीं सोचा, चलो एक हिंट और देती हूँ। हिंट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। सो अगर नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वेल ऑब्वियस है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा अच्छे से देगा, ऑक्सीजन तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास रखना चाहेगा। ठीक है, सो इट विल डोनेट। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप जब भी ऐसी कोई डाउट हो कि कौन देगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हैं उसमें और दोनों के पास लोन पेयर है, तो याद रखना जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसी के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना आसान होता है। सिमिलरली हाइड्राजीन का भी आपको सिमिलरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो क्या ये दोनों ही, ये बाईडेंटेट है या ये मोनोडेंटेट है। तो अगेन अगर ये दोनों ही देते तो ये एक 3 मेंबर्ड रिंग बनती जो कि अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, इसलिए हाइड्राजीन हाइड्रोक्सिलामीन दोनों मोनोडेंटेट हैं, वो एक ही लोन पेयर अपना डोनेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम मोनोडेंटेट में देखते हैं, दे आर फॉर द एनायनिक स्पीशीज़। और एनायनिक स्पीशीज़ में आप सिंपली जिस तरीके से नॉर्मल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में करते हो कि जैसे X- है तो आप उसको हेलाइड बोलते हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड बोलते हो, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में थोड़ा सा नेमिंग में फ़र्क है। हम X- को हेलाइडो बोलेंगे, तो फ्लोरीन विल बी फ्लोराइडो, क्लोरीन विल बी क्लोराइडो, आइडो वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आइडो। ब्रोमाइड आयन इज ब्रोमाइडो, आयोडाइड आयन इज आयोडाइडो, हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिडो, ऑक्साइड को ऑक्सीडो, पर ऑक्साइड को पर ऑक्सीडो, O2 सुपर ऑक्साइड होता है O2 तो इसको सुपर ऑक्साइडो बोलेंगे। ठीक है, फिर और देखते हैं, वी हैव हाइड्राइड, तो हाइड्राइड को हाइड्राइडो बोलेंगे, नाइट्राइड N3- विल बी नाइट्राइडो, NH2- अमाइड नहीं है, अमाइडो है, NH2- इमिडो है, N3- और ऊपर माइनस N with a 3 negative charge is nitride and N3 with a -1 charge is azide ion, तो azido। ठीक है, फिर हमारे पास है साइनाइड, तो साइनाइड का साइनाइडो बन जाएगा और
NC माइनस आइसोसाइनाइड होता है तो ये आइसोसाइनाइडो बन जाएगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एक और चीज़ सीखना। हमारे पास है तो ये CN नेगेटिव है, ठीक है। तो CN नेगेटिव का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपके पास कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। दोनों में से एक एक्सटेंड करता है, ये मोनोडेंटेट लाइगेंड है, ठीक है। बट दोनों में से कोई भी कर सकता है। अगर तो कार्बन डोनेट करता है तो हम उसको साइनाइड आयन बोलते हैं, अगर नाइट्रोजन करता है तो हम उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो साइनाइडो जब कार्बन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन तो आइसोसाइनाइडो। और इनको बोलने का एक और तरीका क्या है कि आप अगर कार्बन डोनेट कर रहा है तो साइनाइडो C बोलते हैं, और अगर नाइट्रोजन इज द डोनर देन वी कॉल्ड इट एज टू बी साइनाइडो N। और क्योंकि ये एक ही स्पीशी में से दो डोनेटिंग साइट्स हैं जिसमें से कोई भी एक यूज़ की जा सकती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लाइगेंड। मैंने इसका डेफिनेशन मोनोडेंटेट से लेकर हेक्साडेंटेट तक करने के बाद दोबारा से कंप्लीटली वहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो आपको डेफिनेशन अभी नहीं लिखनी, वहीं पे आप एंड में लिखना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब मेरे नोट्स जो मैं लिखा हुआ है वही सब कुछ आप भी अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है। सो अब मैंने आपको क्या बताया कि CN माइनस में कार्बन अगर डोनेटिंग साइट है तो हम उसको साइनाइडो C बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट है तो दैट इज गोइंग टू बी साइनाइडो N। इसलिए क्योंकि दो तरफ से दे सकता है, एक ही देगा, तो ये मोनोडेंटेट का एक स्पेशल टाइप है जिसको हम एम्फीडेंटेट बोलते हैं। देन वी मूव ऑन टू NO2 माइनस एंड ONO माइनस। ये भी एक एम्फीडेंटेट स्पीशी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया था। सो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, दोनों में से एक ही देगा। अगर ऑक्सीजन देगा तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रिटो O, और अगर नाइट्रोजन देगा तो हम उसको बोलेंगे नाइट्रिटो N। लिखने का तरीका NO2 माइनस मतलब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ONO माइनस मतलब ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, वो डोनर एटम है, ठीक है। तो नाइट्रिटो N एंड नाइट्राइटो O। सिमिलरली इन दोनों को एक मिनट छोड़ो, अभी इसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। चलो कर ही देते हैं। सो SO3 माइनस सल्फाइट आयन सल्फाइटो, और SO4 माइनस सल्फेटो, सल्फेट का सल्फेटो बन गया, और इनको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। अगेन इसको मैंने एम्फीडेंटेट के साथ वहाँ पे आगे लेक्चर में लिखा हुआ है, तो हम एक बार इसको वहीं पे अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्लेक्सीडेंटेट क्या होता है। ये दोनों अगेन एक एम्फीडेंटेट लाइगेंड पेयर बना रहा है, SCN माइनस थायोसाइनेटो S और NCS माइनस थायोसाइनेटो N, ठीक है। तो अगर सल्फर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, डोनर एटम होगा, या नाइट्रोजन डोनर एटम है, उस पर डिपेंड करेगा उसका नाम S या N। अदरवाइज SCN सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन वाला जो स्पीशी है दैट इज थायोसाइनेटो, और अगर सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन होता तो वो सिंपल साइनेटो O और साइनेटो N। तो ये भी एक एम्फीडेंटेट स्पीशी है, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव P3 माइनस फॉस्फाइडो, फॉस्फाइड का फॉस्फाइडो और फॉस्फेट का फॉस्फेटो। एक और यहाँ पे लिखना कार्बोनेट, सो दिस इज कार्बोनेटो। ये भी एक फ्लेक्सीडेंटेट स्पीशी है, ठीक है। तो फ्लेक्सीडेंट क्या होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। नेक्स्ट वी हैव कैटायनिक स्पीशीज़। तो कैटायनिक स्पीशीज़ के अंदर NO पॉजिटिव, जिसको हम नाइट्रोसोनियम बोलते हैं, और ये सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। बहुत बारी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है पेपर में, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कहाँ पे आया, जस्ट 2 मिनट देना। देन वी हैव हाइड्राजीनियम, मैंने आपको बता दिया। NO2 पॉजिटिव को नाइट्रोनियम बोलते हैं, ठीक है। तो NO पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम, और NO2 को बोलते हैं नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, ठीक है। और H3O पॉजिटिव आप सबको मालूम ही है, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो अब
NO पॉजिटिव का सिग्निफिकेंस कहाँ पे है? दैट इज इन द टेस्ट फॉर द नाइट्रेट्स। ठीक है, तो अगर हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, जो कि अगेन आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो अगर आप क्लास 12th में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जब आप करते हो तब आप ये टेस्ट्स करते हो, या आपके जेई और नीट में भी अब आते हैं ये, तो आपको उसके लिए भी पढ़ना होता है अपना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे आप सॉल्ट एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो। आपको सॉल्ट दिया जाता है, उसका आपको कैटायन एनायन फाइंड आउट करना आता है, और अगर वो आपका एनायन एक नाइट्रेट है तो उसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, जिसके अंदर हम सॉल्ट सोल्यूशन देते हैं अपने नाइट्रेट का, फिर उसके अंदर हम एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालते हैं। ये बता सिर्फ इसीलिए रही हूँ कि आपको ये याद रहे जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस भी पढ़ोगे कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन हम सैंपल में डालते हैं, और फिर हम टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट करके उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब डालते हैं। तो वो जो H2SO4 होता है वो फेरस सल्फेट के नीचे चला जाता है, दोनों की एक लेयर बनती, अलग अलग लेयर्स बनती हैं, और जहाँ पे उनकी लेयर्स मीट करती हैं वहाँ पर एक ब्राउन रिंग बनती है अगर ये नाइट्रेट प्रेजेंट होता है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, सो नाइट्रेट सोल्यूशन विद द फेरस सल्फेट, और नीचे आपका कंसनट्रेटेड H2SO4, जहाँ पे ये मीट किए वहाँ पे एक ब्राउन रिंग बनी। और मैं आपको सारी रिएक्शंस मैंने यहाँ पे नहीं लिख के दिखाई, मेरा पर्पस अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, तो वेल यहाँ पे वो जो रिंग बनती है दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स FeH2O5NO सल्फेट। ठीक है, तो अब इसमें NO इज NO पॉजिटिव, तो इसके ऊपर +1 चार्ज है। ठीक है, वाटर 5, तो आपके पास इसमें ये तो न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होगा, और सल्फेट इज -2। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट इज गोइंग टू बी +1। मैं दोबारा से लिखती हूँ। ठीक है, दिस इज Fe 5H2O, देन वी हैव नाइट्रोसोनियम। ठीक है, और फिर ये सल्फेट। तो अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आपको पूछा जाए कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कि क्या है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। ठीक है, तो उसको बताने के लिए अगर तो आपको नहीं आता है तो आप +2 या +3 में से कुछ एक तुक्का मारा होगे, या आप उसको छोड़ के आओगे, आपके 4 नंबर गए। ठीक है, अगर तुक्का लगा के आए तो 5 नंबर गए। तो आपको अगर सिर्फ यहाँ पे ये पता है कि NO कैसा है, इज NO पॉजिटिव, तो आप इसको आंसर कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आयरन हुआ X, वाटर न्यूट्रल है तो उसके ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, 0 × 5 लिख देती हूँ। ठीक है, NO पे +1 चार्ज है और सल्फेट पे -2 है, एंड एज अ होल द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, तो दिस इज 0। तो अब आपने इसको कैलकुलेट करोगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? दिस X इज गोइंग टू कम अप एज +1। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ना +2 है ना +3 है, वो +1 है इस कंपाउंड के अंदर, और वो आप सिर्फ तभी कैलकुलेट कर पाते हो जब आपको NO पॉजिटिव पता होता है। ठीक है, मेरा पर्पस। सो ये बहुत बारी जेई और नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये कंपाउंड का फॉर्मूला कि ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर NO की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या इसके अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है पेपर में। ओके, सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नाउ द बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो बाइडेंट लिगेंड का मतलब कि जो 2 लोन पेयर्स डोनेट करेगा टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास इथेन 1,2-डाईअमीन, जिसको हम इथाइलिन डाईअमीन भी बोलते हैं। तो ईथेन स्ट्रक्चर एक बारी दोबारा से मैं हाथ से लिखती हूँ। सो आपके पास है ईथेन, तो ईथेन क्या होता है? CH3। अब आपने इस पे 1,2 पे डाईअमीन लगाना है, तो इसका मतलब है आपका एक हाइड्रोजन जाएगा, और यहाँ पे एक NH2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक NH2 आ जाएगा। अब इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, जो कि ये मेटल को दे सकते हैं, M बनेगा। ठीक है, सो ये एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। यस, ये स्टेबल है।
ठीक है। तो जहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बन सकती है या 6 मेंबर्ड रिंग बन सकती है वो स्टेबल होते हैं, इसलिए ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सो इथेन 1,2 डाइअमीन या इथाइलिन डाइअमीन, जिसको शॉर्ट में EN लिखा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज EN? EN इज इथेन 1,2 डाइअमीन और इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, EN का फुल फॉर्म क्या है पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये एक बाइडेंटेट लाइगेंड है। और क्यों ये स्टेबल है? क्योंकि एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, और ऐसे जहाँ पे लाइगेंड और मेटल के इंटरैक्शन से रिंग कंपाउंड बनता है, इसलिए इसको जो लाइगेंड होता है उसको बोलते हैं चिलेटिंग लाइगेंड, ठीक है। तो रिंग फॉर्मिंग लाइगेंड इज कॉल्ड एज अ चिलेटिंग लाइगेंड, और ये स्पीशीज़ को बहुत स्टेबल बनाता है। अगेन चिलेटिंग लाइगेंड की डेफिनेशन भी एम्फीडेंटेट, फिक्सीडेंटेट और चिलेटिंग डाइलेट अभी थोड़ी देर में, आफ्टर वी हैव फिनिश्ड विद बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट एट्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्सलेटो आयन। तो ऑक्सलेट कहाँ से आया? ऑक्सैलिक एसिड से। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COOH। इसका एक हाइड्रोजन ये निकाल दो, एक ये निकाल दो, COO- बन गया। सो दिस इज ऑक्सलेट आयन C2O4 विद अ 2-, ठीक है। सो ऑक्सैलिक एसिड से बना ऑक्सलेट आयन, और उसको कोऑर्डिनेशन में ऑक्सलेटो बोला जाता है। सो ये हमारा राइट, सो ये बाइडेंटेट है क्योंकि दोनों ऑक्सीजन्स विद द नेगेटिव चार्ज लोन पेयर अपना एक्सटेंड करेंगे टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 5 मेंबर्ड रिंग बढ़ रही है, तो ये भी एक चिलेटिंग लाइगेंड है। तो डोनर एटम कौन है? O नेगेटिव, ठीक। आई होप क्लियर हो रहा है। बस ये नाम याद करने हैं, स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, ये आपका काम है। फिर हमारे पास है डाइपिराडीन। तो अभी हमने पिराडीन बनाया था कि बेंजीन का कार्बन एक हटाओ और उसकी जगह पे नाइट्रोजन लगा दो, इसके पास लोन पेयर भी है। तो डाइपिराडीन कौन है? जब इस तरीके से 2 बेंजीन रिंग्स कनेक्टेड, पिरिडीन रिंग्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो बाइडेंटेड क्योंकि 2 नाइट्रोजन्स के पास लोन पेयर है, ठीक है। और ये भी क्या हो गया? 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3, 4, 5। दिस इज ऑल्सो अ 5 मेंबर्ड रिंग। देन वी हैव ग्लाइसिनेटो। सो ग्लाइसिन, दिस इज अ अमाइनो एसिड, और ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? NH2 CH2 COOH, ये है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का अगर आपने एक H पॉजिटिव निकाल दिया तो जो बनेगा उसको हम बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ग्लाइसिन का GLY। ऐसे ही ऑक्सलेट का क्या था? OX 2-, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, EN OX 2- और ग्लाइसिनेटो। देन इसके अंदर भी अब अगेन आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर भी लेन पेयर है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज है, और ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है। तो कौन देगा? कौन से 2 देंगे अगर ये बाइडेंटेट है तो, ठीक है। तो अगेन याद रखोगे, एक तो हमने लेक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव सीखा था, और एक तो ये देगा, ठीक है। अब इन दोनों ऑक्सीजन्स में से कौन देगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको देना आसान है, चार्ज कम करने की कोशिश करेंगे। सो 1 विल बी दिस एंड 1 विल बी O नेगेटिव। तो नाइट्रोजन और O नेगेटिव विल बी द डोनर एटम्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? देन द नेक्स्ट वन मैंने लिखा भी हुआ है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, डुपर नहीं लिखा। ऑलराइट, तो दिस इज DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, और ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आप अभी क्वेश्चन भी देखोगे इसके ऊपर। ऑलराइट, सो हम इसको याद करते हैं कि हमने इसको याद कैसे करना है। सो सबसे पहली चीज़ आपको याद करनी है, जैसे अभी आपने ऑक्सैलिक एसिड किया वैसे ही हमारे पास है ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल क्या होता है? CHO, CHO, ठीक है।
ये हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि आप इसका डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल लिखो, तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की जगह पे आप मिथाइल ग्रुप्स लगा दो, आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। अब इसमें आपने डालना है हाइड्रोक्सिल अमीन। जब एल्डिहाइड जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके साथ हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइम फॉर्म करता है। ठीक है, तो ऑक्साइम कैसे फॉर्म करता है ये आप एल्डिहाइड्स में डिटेल में पढ़ते हो, मैं सिर्फ सिंपल शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ कि जहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऑक्सीजन के ऊपर इस तरीके से NH2OH लिखो और इसका वाटर बाहर निकाल दो। ठीक है, दूसरी साइड का भी वाटर बाहर निकाल दो, नाइट्रोजन फॉर्म कर देगा वो डबल बॉन्ड जहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकला है। तो जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीजन था और अब क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन और उसके साथ जुड़ा हुआ OH ग्रुप। सिमिलरली ऑन द अदर साइड ऑल्सो। अब इसमें से आप एक H पॉजिटिव निकाल दो, सो कोई भी एक निकाल दो, ये निकाल दो या ये निकाल दो, एक H पॉजिटिव निकाल दो, तो जो आपके पास बनेगा वो बनेगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन। ठीक है, सो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन का निकल के साथ रिएक्शन होता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो एक रोजी रेड प्रेसिपिटेट देता है, निकल DMG ट्वाइस। दिस गिव्स अ रोजी रेड प्रेसिपिटेट जो कि निकल का सॉल्ट एनालिसिस में एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत बारी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, सो वी नीड टू लर्न इट। सो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, आप देख रहे हो कि कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। डू यू वांट मी? ओके, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, मैं वहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखाती हूँ। सो हमने किया क्या है, ये एक तरफ एक DMG है, एक तरफ दूसरी तरफ DMG है और सेंटर में है हमारा निकल। ओके, व्हाट डू आई डू इज मैं इसको एक बारी रब करती हूँ। सो दैट आप इसको खुद देख सको कि हमने कैसे बनाया। चलो, फाइन। सो व्हाट डू यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि हमने सबसे पहले क्या लिया था? ग्लाइऑक्सल। ठीक है, फिर हमने क्या किया? इस ग्लाइऑक्सल के अंदर H हटा के CH3 लिखा दिया, ये बना हमारा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। फिर हमने इसका रिएक्शन किसके साथ कराया? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराते हो तो ये दोनों नाइट्रोजन निकल जाएंगे, यहाँ पे NOH आ जाएगा और यहाँ पे NOH आ जाएगा, ऑक्सीजन H2 के साथ वाटर बना के बाहर निकल जाएगा और फिर आपको यहाँ से एक का हाइड्रोजन निकालना है। ठीक है, सो हमारा स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है ये इसका लोन पेयर, ये इस दूसरे का नाइट्रोजन का लोन पेयर। सो ये मैंने 2 नाइट्रोजन ड्रॉ कर दिए, ये दूसरी साइड के भी 2 नाइट्रोजन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन क्या कर रहा था? ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, ये एक CH3, ये एक CH3 और ये एक O और H और ये एक O नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली अब मैं इसको दूसरी साइड ये भी रब कर देती हूँ। सो अब आपको क्या करना है? इस N के साथ अगेन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये और इधर एक लगा हुआ CH3, ये इधर एक लगा हुआ CH3 और यहाँ पे ये O नेगेटिव और यहाँ पे ये OH। ठीक है, सो अब ये O नेगेटिव और ये H के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इधर इनके बीच में एक H बॉन्ड बनेगा। अगर आप देखोगे
जस्ट लेट मी, ओके, ठीक है। सो ये वाली आपकी कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इधर वाली भी 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक 6 मेंबर्ड रिंग ऊपर और एक 6 मेंबर्ड रिंग नीचे। ये है NiDMG का ट्वाइस का स्ट्रक्चर, और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। किस तरीके से याद करना है मैंने आपको बता दिया, पहले ग्लाइऑक्सल, फिर डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, फिर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके उसको डबल बॉन्ड NOH अटैच कर देना है ऑक्सीजन को रिमूव करके, और फिर एक OH का H पॉजिटिव निकाल के नेगेटिव O रख लेना है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर नाउ टू यू पीपल कि हमने ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया। अब आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ योर DMG, आप इसका स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? चलो, नाउ अनदर थिंग जो मेरे को आपको बतानी है यहाँ पे, ऑल्दो ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब आप बता सकते हो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा कि निकल सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिले हैं। तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दे दें, एक ये एक ये एक ये और एक ये, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा Ni2 प्लस का, दैट इज गोइंग टू बी 4, ठीक है। तो 4 लोन पेयर उसको मिले, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। अब दूसरा, ये जो स्ट्रक्चर बनाता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये सारी चीज़ें हमने आगे चल के डिस्कस करनी है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट कि ये क्या मैम आपने लिखवा दिया, तो ये हमने पढ़ना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिख दिया कि जब आप अपने नोट्स रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें आपको पेपर के लिए आनी चाहिए, ठीक है। सो अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे, दिस इज अ JEE मेंस 2025 क्वेश्चन। आपसे यहाँ पे पूछा गया है द कम्प्लेक्स ऑफ Ni2 प्लस एंड डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, दिस कंटेन्स हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स। तो पहले ये पूछा गया कि इसमें कितनी रिंग्स बनती हैं, कितनी 5 मेंबर्ड रिंग्स बनती हैं, 6 मेंबर्ड रिंग्स बनती हैं। ये उससे भी पुराना PYQ है। तो 2025 में अब वो ना पूछ के उन्होंने ये पूछ लिया कि हाइड्रोजन एटम बताओ कितने हैं। तो वो आप तभी बता पाओगे अगर आपको स्ट्रक्चर आता होगा। तो वेल चेक कर लेते हैं फटाफट कि कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। सो 3 3 6, दिस इज 7, ठीक है। सो 7 और दूसरी साइड के भी 7, सो द टोटल नंबर दैट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर इज 14 हाइड्रोजन एटम्स। सो आप एक बारी ये स्ट्रक्चर खुद से ज़रूर बता करना, सो दैट कि आपको ये 100% आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। अपने पेपर से पहले भी इसको रिवाइज ज़रूर करके जाना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज एसिटाइल एसीटेटो विच इज़ AC-1, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है। इसको अब आप कैसे याद रखोगे, दिस इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटाइल एसीटोन, ठीक है। एसिटाइल एसीटोन क्या हुआ, एसिटाइल क्या हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O, और एसीटोन क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपानोन, ठीक है। अब इसको आपने इसके ऊपर अटैच किया तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो ये आपके पास कौन है, एसिटाइल एसीटोन है। अब एसिटाइल एसीटोन का आप टॉटोमराइजेशन भी कर सकते हो क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड, तो उसका जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा इट इज़ गोइंग टू बी दिस वे। अब अगर आपको टॉटोमराइजेशन नहीं आती है तो वेल वो आपको दोबारा से एक बारी रिवाइज करना पड़ेगा अपना कंसेप्ट। अगर वो उसको और स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरे अपने GOC के लेक्चर्स में जहाँ पे मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ाई है, मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में टॉटोमेरिज्म को पढ़ाया है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। आपको अगर टॉटोमराइजेशन को चेक करना हो कि वो कैसे होती है तो वेल वो आप एक लेक्चर ऑर्गेनिक के लिए भी पढ़ सकते हो। तो उसका जो टॉटोमर बनता है वो ये बनता है, और अब इसमें से आप एक H पॉजिटिव निकाल दोगे तो O नेगेटिव बच जाएगा, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है, ठीक है। सो वी हैव अ CH3 C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, CH डबल बॉन्ड C CH3, अगेन दिस इज O नेगेटिव, और ये क्या बनाएगा, ये अगेन एक
बाइडेंटेट लाइगेंड है, ये आपको याद रखना है, AC विद अ नेगेटिव चार्ज ऑन इज एसिटाइल एसीटेटो आयन। ठीक है, चलो द नेक्स्ट वी हैव इज ट्राइडेंटेट लाइगेंड। तो ट्राइडेंटेट लाइगेंड में हमारे 3 लोन पेयर देगा। तो ये कौन है, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। जो एग्जाम्पल करा रही हूँ ना बस उतने ही याद करने, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। तो कैसे इसको लिखोगे, देखो आप पहले तो डाई इथाइलिन लिखो, तो CH2 अगर डबल बॉन्ड होता तो ये इथीन या इथाइलिन होता। आपने इसको सिंगल बॉन्ड करके अभी लिख देना है, क्योंकि दोनों एक डबल बॉन्ड टूटेगा, उसकी जगह पे एक एक ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से लिखती हूँ, आप उसको समझ पाओगे अच्छे से। सो वी हैव CH2, एक और लिख दो CH2। ठीक है, ये हो गया आपके पास डाई इथाइलिन। अब इसके एक एंड पे एक NH2 लगा दो, इधर भी दूसरे एंड पे NH2 लगा दो, एक बीच में NH लगा दो। ठीक है, सो दिस इज डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। क्लियर हुआ। इसको अब आप स्ट्रक्चर की तरह भी देखो, कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ये बनाता है। ठीक है, सो ये मैंने अगेन वही लिखा CH2, इन दोनों के बीच में एक NH, इसका एक नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसकी टर्मिनल पोजीशन पे एक NH2, दूसरे टर्मिनल पोजीशन पे एक NH2, इसका लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर्स हो गए जो कि ये सेंट्रल मेटल एटम को देंगे। सो वेल दिस इज हाउ अ ट्राइडेंटेट लाइगेंड इज गोइंग टू गिव इट्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आप देख सकते हो यहाँ की कितने ब्यूटीफुल रिंग्स बन रही हैं, जो कि इसको चिलेशन से स्टेबलाइज करता है स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अब टेट्राडेंटेट लाइगेंड। तो वी हैव ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, बिल्कुल वैसे ही बना दो। ट्राई इथाइलिन मतलब एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2। ठीक है, फिर टर्मिनल पोजीशंस पे NH2 लगा दो और इन दोनों को कनेक्ट करते हुए NH लगा दो। तो आपके पास टेट्राअमीन आ गया 4 और ट्राई इथाइलिन आ गया। तो अब यहाँ पे कितने नाइट्रोजन हैं, 4 नाइट्रोजन है, 4 डोनेटिंग एटम्स हैं, डोनर एटम्स हैं। तो वेल दिस इज अ टेट्राडेंटेट लाइगेंड। इसको क्या बोलेंगे, ट्राई इथाइलिन डायमीन, फिर डाई इथाइलिन ट्राइअमीन और ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। ठीक है, सो दिस इज अगेन इसका फुल फ्लेज्ड आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि किस तरीके से इसको ये बनता है। देन वी हैव इस पेंटाडेंटेट लाइगेंड, 5 लोन पेयर्स जो कि डोनेट कर सकता है। सो ये अगेन एक स्टार मार्क। ठीक है, EDTA विद अ 3-। EDTA इज इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेटो आयन। ठीक है, सो EDTA विद अ 3- ऑन इट। तो सबसे पहले अगेन इथाइलिन डायमीन CH2 NH2 EN का स्ट्रक्चर आपने बनाया। अब उस EN के स्ट्रक्चर में आपने क्या किया, आपने H को हटा के अगर आपने एसिटिक एसिड लगा दे CH3COOH और उसका आपने एक H पॉजिटिव निकाल दिया। सो ये आपके पास क्या बनेगा, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेटो आयन। तो 3 एसिटिक एसिड लगा के तीनों के H पॉजिटिव निकाल दिए। EDTA विद अ 3 चार्ज ऑन इट। तो डोनेटिंग साइट्स कौन होंगी, 1 डोनर एटम, 2 डोनर एटम, 3 डोनर एटम, 4 और ये 5। सो दिस इज पेंटाडेंटेट लाइगेंड। देन वी हैव hexadentate ligand, again very important. So this is ethylene diamine tetraacetato ion. So this is EDTA with a 4- on it. So EDTA का अपना फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, सो टेट्राएसिटिक एसिड दैट इज EDTA। उसको मैंने कहीं पे आगे लिखा भी हुआ है। ओके, चलो फाइन। सो हमारे पास EDTA विद अ 4- मतलब कि उसके चारों एसिटेट आयन लगे हुए हैं और उसका आपने एक HH सबका पॉजिटिव निकाला हुआ है। तो आपका 1 2 3 4
6 डोनर साइट्स हैं, इसलिए ये हेक्साडेंटेट है। EDTA विद अ 4 माइनस इज हेक्साडेंटेट, EDTA विद अ 3 माइनस इज पेंटाडेंटेट। ठीक है, और अगर मैं आपसे EDTA ही पूछ लूँ, आगे मैंने कहीं पे लिखा भी हुआ है, EDTA का अपना क्या होगा? EDTA के अंदर ये सारे एसिटेट आयन नहीं लगे हुए, एसिटिक एसिड है। सो व्हाट यू विल फाइंड इज कि वो क्या होगा? बाइडेंटेट, क्योंकि उसके पास 2 नाइट्रोजन होंगे जो कि लोन पेयर देगा। ठीक है, ऑलराइट। सो रिमेंबर ऑल द ऑब्जर्वेशंस व्हाट वी डिड। EN इज इथाइलिन डायअमीन, oxalato is OX2 minus, pyridine is PY, dipyridine is DIPY, ग्लाइसिनेटो इज GLY। सबके स्ट्रक्चर भी आपको याद रखने हैं, बार बार आज 4-5 बारी लिख के याद करना। DMG इज डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, देन डाई-EN is diethylene triamine, tri-ene is triethylene tetraamine, EDTA with a 3 minus is ethylene diamine triacetato, and ethylene diamine tetraacetato is EDTA with a 4 minus। ठीक है, अब वापस एक बारी क्विकली एम्फीडेंटेट लाइगेंड्स की डेफिनेशन आप लिख लो। द लाइगेंड्स विच हैव 2 or more donor sites, बट एक टाइम पे दे यूज ओनली 1 which is going to attach to the central metal atom, जैसे कि MnO2 minus is nitrito N, MoNO minus is nitrito O। सो सिर्फ अब मैं रिपीट ही कर रही हूँ, आप लोगों को मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। MCN minus cyanide ion, cyanido with a C, NC minus will be cyanido with a N, SCN is thiocyanito with a S, NCS is thiocyanito N, then NCO minus is cyanito N, and OCN minus is cyanito O। ठीक है, सो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जस्ट मुझे एक जगह पे उनको लिखना ही था। नेक्स्ट है फ्लेक्सीडेंटेट। यस, ये मुझे आपको बताना है कि फ्लेक्सीडेंटेट क्या होता है। फ्लेक्सीडेंटेट वो लाइगेंड होते हैं जो कि बाइंड कर सकते हैं टू द मेटल एटम एट मल्टीपल साइट्स, एक जगह पे 2 जगह पे, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो एक फिक्स्ड नंबर ही होगा कि मोनोडेंटेट है तो वो मोनोडेंटेट ही है, बाइडेंटेट है तो वो हमेशा बाइडेंटेट ही होगा। फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड ऐसा है जो कि कभी मोनोडेंटेट की तरह भी एक्ट करे, कभी बाइडेंटेट की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो उसका आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। वी हैव COEN2SO4 विद अ +1 चार्ज ऑन इट। ठीक है, अब क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे EN है, तो EN कैसा है? इथाइलिन डायअमीन, जो कि बाइडेंटेट था। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि हम जितना भी सिलेबस में पढ़ रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब अगर EN 2 हैं तो इसने 4 लाइगेंड दे दी, 4 इसके टोटल 2 EN की 4 डेंटिसिटी हो गई, और एक आपके पास सल्फेट है तो 5 नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे जो है सल्फेट दैट इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, सो सल्फेट यहाँ पे क्या देगा? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तभी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स देखो, CONH3 5SO4 विद अ +1, तो 5 अमोनिया ने लाइगेंड दे दिए और 1 सल्फेट ने दे दिया, तो 6 कार्बन कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फेट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है? सल्फेट की डेंसिटी कितनी है? 1। इस वाले में सल्फेट की डेंसिटी 2 और इस वाले में सल्फेट की डेंसिटी है 1। तो सल्फेट कैसा है या सल्फेटो कैसा आयन लाइगेंड है? वेल, दिस इज फ्लेक्सीडेंटेट। वो अपनी कितनी डेंसिटी होगी वो वेरी कर सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो मैं इसको आपको यहाँ पे रब करके दिखाती हूँ, हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है कोबाल्ट का आपने, तो कोबाल्ट के लिए आपने X यूज़ किया। EN इथाइलिन डायअमीन था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो उसका चार्ज 0 होगा। सल्फेट का चार्ज कितना होता है? SO4 2 माइनस, दिस इज 2 माइनस, एंड उसके ऊपर टोटल जो चार्ज गिवन है दैट इज +1, सो दिस विल बी इक्वल टू +1।
इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं. सो x - 2 इज इक्वल टू 1, सो x विल बी इक्वल टू +3. सिमिलरली अब आप दूसरी साइड पे भी देख सकते हो, कोबाल्ट को मैंने x लिखा, एक नाइट्रोजन न्यूट्रल स्पीशी है तो 5 × 0 हो जाएगा, और सल्फेट के लिए अगेन -2, टोटल चार्ज कितना है +1, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी है 3. ठीक है. सिमिलरली यू कैन चेक फॉर कार्बोनेट. कार्बोनेट ऑल्सो फ्लेक्सीडेंटेट है, तो यहाँ पे अमोनिया के 4, तो कार्बोनेट कितना डेंटिसिटी शो करेगा 2, टोटल 6 बनाएंगे. ठीक है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6, ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ पे अगेन 5 + 1 कार्बोनेट की डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी 1. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज चिलेटिंग लाइगेंड्स. तो चिलेटिंग लाइगेंड्स दे हैव मल्टीपल डोनर एटम्स, दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एट मोर देन वन साइट विद द सेंट्रल मेटल एटम. आपने देख लिया ऑक्सलेट आयन, देख लिया आपने इथाइलिन डाइअमीन, देख लिया आपने EDTA 3- 4-, आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स अब देख लिए जहाँ पे आपका लाइगेंड मेटल्स के साथ मल्टीपल साइट पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और उससे रिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा अगर वो एक 5-6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है तो वो हाई स्टेबिलिटी देता है कंपाउंड को. इसलिए इन लाइगेंड्स को जो कि रिंग्स फॉर्म करते हैं उनको हम चिलेटिंग लाइगेंड्स बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे ऑक्सलेट का एग्जाम्पल वेयर वी हैव अ 5 मेंबर्ड रिंग दैट इज फॉर्म. What are the factors affecting the stability of a chelate? ये भी आप यहीं पे याद कर लो कि size of the chelate ring, तो अगर 5-6 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो वो स्टेबल होंगे. नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स, अगर वो ज़्यादा चिलेट रिंग्स बनेंगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. जैसे कि हमने NiDMG ट्वाइस में देखा ना कि 2 5 मेंबर्ड रिंग्स बन रही थी, 2 6 मेंबर्ड रिंग्स बन रही थी, तो जितनी रिंग्स ज़्यादा बन जाती है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. तो व्हाट इज चिलेट इफेक्ट? चिलेट कॉम्प्लेक्सेस दे आर मोर स्टेबल दैन द नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है. Okay, so what is the denticity of EDTA? EDTA -1 and EDTA 2-1. Okay, so EDTA is in itself ethylene diamine tetraacetic acid. Ethylene diamine tetraacetic acid. तो इसमें सिर्फ आपके ये 2 नाइट्रोजन जो हैं, मैं कलर चेंज कर देती हूँ. So this is having this. Oxygens, they don't have a negative charge over here, so what is it going to be? It will be bidentate. अगर यही अब आपको EDTA with a -1 लिखना है तो यहाँ से एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा दो तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी 3. और अगर आपको EDTA with a 2- करना है, एक और हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकाल दो, तो अगेन आपके पास 4 साइट्स बन जाएंगी डोनर, सो दिस विल बी 4. ठीक है. Then we have already done EDTA 3- and EDTA 4-. फिर हमारे पास एक और तरह के लाइगेंड, दे आर ब्रिजिंग लाइगेंड्स. तो ब्रिजिंग लाइगेंड्स दे आर कॉमन बिटवीन 2 CMA इन अ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स. तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ पे 2 मेटल के एटम कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उन 2 के बीच में अगर कोई लाइगेंड प्रेजेंट है, उन दोनों को ही कनेक्ट कर रहा है, तो उसको हम ब्रिजिंग लाइगेंड बोल देंगे. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हेयर, सो OH एंड OH कोबाल्ट्स के बीच में ब्रिज बना रहे हैं, सो इसको हम ब्रिजिंग लाइगेंड बोलते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट अस लुक क्विकली एट द क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं इस टॉपिक में से. सो 2023 JEE मेंस का क्वेश्चन, द सेट विच डज नॉट हैव एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स इज. तो इसका आप पॉज करके फटाफट आंसर पहले बताओ क्या होगा. ऑलराइट, अगर आप लोगों ने चूज़ कर लिया है तो ऑक्सलेट क्या होता है? बाइडेंटेट. इथाइलिन डाइमीन EN, ये क्या होता है? बाइडेंटेट. और वाटर, ये क्या होता है? मोनोडेंटेट. ठीक है. सो इसमें कोई भी एम्बीडेंटेट नहीं है. अगले वालों के अंदर एक ये एम्बीडेंटेट है, NO2- एम्बीडेंटेट होता है, NO2- NCS- ये एम्बीडेंटेट है. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी A. ठीक है. सो A. Next question is 2021 JEE मेंस का क्वेश्चन, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ Na2+ is carried out by dimethyl glyoxime in the presence of NH4OH. तो जिसने वो मेरे तरीके से इसका स्ट्रक्चर लिखना सीखा होगा उसको ये याद रहेगा, है ना. तो पहले आपने
ग्लाइऑक्सल लिया, ग्लाइऑक्सल का डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल बनाया था, फिर आपने उसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया था, ड्राई हाइड्रोक्सिलमीन के साथ आपने उसका रिएक्शन कराया, तो वेल अब आपके पास जो बना दैट इज़ गोइंग टू बी DMG। ठीक है, तो वेल निकल के आइडेंटिफिकेशन के लिए येस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम के अंदर आप NH4OH डालते हो। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम दिस इज गोइंग टू बी अ बाइडेंटेट न्यूट्रल लाइगेंड। तो ये अब आप सोच के बताओ कि सही है या नहीं। सो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम क्या होगा, C ये CH3, ये CH3, ये डबल बॉन्ड N सॉरी। सो ये हमारे पास है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। अब इसके अंदर एक डोनेशन साइट और एक डोनेशन साइट, डोनर एटम 2, इसका मतलब है ये बाइडेंटेट है, तो ये बिल्कुल सही है, दिस इज बाइडेंटेट। Is that clear? Right? So the both of the statements, they are true. So nickel 2+ will react with dimethyl glyoxime in the presence of ammonium hydroxylamine, which will give a rosy red precipitate of nickel dimethyl glyoximate. ठीक है, और फिर उसके बाद डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम दिस इज अ बाइडेंटेट न्यूट्रल लाइगेंड। ठीक है, ओके। सो अब फटाफट से इट इज़ ऑलरेडी 1 hour इनटू द लेक्चर, तो हम फटाफट से एक बारी कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर को दोबारा से देख लेते हैं। सो द लोन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको लाइगेंड्स देखने हैं और लाइगेंड्स की कितनी डेंसिटी है मल्टीप्लाई करो और उन सबको सम कर दो। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम और द सेंट्रल मेटल आयन। जब सारे के सारे लाइगेंड्स को उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ आप रिमूव कर लेते हो, तो फॉर एग्जांपल अब आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। सो हम दोनों कैलकुलेट करते हैं। सो K3 मैं इसको रबी कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, सो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करना है, तो आपने इस कॉम्प्लेक्स को देखना है। आपके पास साइनाइड आयन है और कितने हैं 6, और साइनाइड की डेंसिटी कितनी होती है 1। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। सो आपके पास पहले है K3, सो पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर उसके बाद आयरन का आपको ढूंढना है X। साइनाइड के ऊपर क्या होता है -1 चार्ज एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज 3 + x - 6 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3। डन। अब नेक्स्ट आप देख लो COENOX Br2। तो सबसे पहले तो आपको इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, तो EN का डेंसिटी कितनी होती है 2, ऑक्स की डेंसिटी कितनी होती है 2, ब्रोमीन की कितनी होती है 1, पर 2 ब्रोमीन है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, और अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, अगेन लेट मी जस्ट रब इट आउट, फिर आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अब कोबाल्ट हमारा X होगा, EN इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल है तो 0 हो गया। ऑक्स इज C2O4 2- मतलब कि 2 नेगेटिव चार्जेस, सो -2, और साथ में ब्रोमीन के ऊपर क्या होता है -1 बट 2 हैं तो आपका, और ये टोटल इसके बाहर वी हैव आयोडीन ऑल्सो, ये आयोडीन भी है, तो वेल इसका हो गया -1 और ये टोटल कितना हो गया 0। सो दिस इज x -2 -2 -1 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आएगी +1। सो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। सो फटाफट अब अगला देख लो आप, CuH2O ट्वाइस NH3 ट्वाइस Cl2। सो अगर आपने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो 2 वाटर हैं और 2 अमोनिया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। समझ में आ गया, दोनों मोनोडेंटेट हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है तो X हो गया कॉपर के लिए, वाटर न्यूट्रल है, अमोनिया भी न्यूट्रल है, और क्लोराइड के ऊपर -1 है और 2 क्लोराइड हैं। सो x - 2 इक्वल टू 0, x इज गोइंग टू बी +2।
ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज, मैंने एक बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पे लिखी है, आंसर साथ में मैंने लिख दिए हैं सो दैट कि आप उसको चेक भी कर सको। स्पीशी यहाँ पे गिवन है, आप एक लिस्ट अपने बुक कॉपी में बनाओ, उसका यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, और वो क्या एक होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक स्पीशी है, वो साथ में इस तरीके से एक टेबल की फॉर्म में आप खुद से बना लो, तो ये आपका टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा, आपको इसमें कभी भी दोबारा से कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन ओवर हेयर। सो दिस इज़ ओके 37 स्पीशीज़। तो अब आप ये सारे का सारा ये आपका होमवर्क रहा। हम फटाफट से कुछ और जेई और नीट के क्वेश्चन देख लेते हैं बिफोर वी सम अप द चैप्टर, the lecture. ठीक है, so coordination number and oxidation number of the element E in the complex EN2 C2O4 NO2 where En is ethylene diamine। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें coordination number E का क्या है और oxidation number क्या है। ठीक है, so आप पहले पॉज करके खुद से आंसर देख लो। चलो, अब अगर आप लोगों ने कर लिया है तो वेल लेट अस सी। सबसे पहले इसका ई का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो ई इज़ बाइडेंटेट और 2 हैं, तो मतलब 2 × 2 हो गया। तो हमारे पास उसके बाद ऑक्सलेट है, तो ऑक्सलेट 1 है बट उसकी भी डेंटिसिटी 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया 6। ठीक है, सो या ये होगा या ये होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट अब आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर ई का कैलकुलेट करना है, तो ये है x। En इज़ न्यूट्रल सो 0, ऑक्सलेट इज़ -2 और एक ही है तो मतलब -2, और NO2 के ऊपर -1 चार्ज होता है, दिस इज इक्वल टू 0, सो x विल कम अप एज +3। सो योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए चॉइस। डन, इजी। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी भी हुई है, आप खुद से आराम से उसको पढ़ भी सकते हो। ये नेक्स्ट एक रीनीट 2026 का क्वेश्चन है। पिछले लेक्चर में आई मिस्ड दैट आउट, तो मैंने सोचा अब एक बार ही डाल ही देते हैं यहाँ पे। तो पोटाश एलम में द रेशो ऑफ K पॉजिटिव एंड सल्फेट आयंस, तो डबल सॉल्ट 3 हैं और तीनों कितनी बारी पेपर में पूछे गए हैं, उसका इंपॉर्टेंस समझना, उसको याद रखना। ठीक है, सो व्हाट डिड वी हैव, वी हैड पोटाशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट एंड 24H2O, या इसको दूसरा लिखने का तरीका था KAl SO4 is twice and 12H2O। ठीक है, तो 2 पोटाशियम थे, 2 K थे, 2 एल्युमिनियम थे, 4 आपके पास सल्फेट थे और 24 आपके पास वाटर थे। सबका 2-2 कॉमन फैक्टर निकाल दिया। सो K और सल्फेट की रेशो कितनी है, 1 पोटाशियम तो 2 सल्फेट, तो 1:2 का रेशो। सो द करेक्ट आंसर इज B। ठीक है, सो यू कैन अगेन चेक दैट आउट। फिर उसके बाद नीट 2023 का क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। अब आप ये कैसे चेक करोगे, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ पे भी चिलेशन होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी इज़ मोर देन नॉन चिलेटेड कंपाउंड्स। तो उसको एक फैक्टर को ध्यान में रख के आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अभी आप ट्राई करो। ऑलराइट, अगर आप लोगों ने कर लिया तो यहाँ ये मोनोडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, ये बाईडेंटेट है, ये चिलेट बनाएगा। और ठीक है, फिर ये अगेन मोनोडेंटेट है, ये मोनो है। तो अगर आपको दिख रहा है तो सिर्फ एक B है जहाँ पे आपको चिलेशन दिखाई देगी और यहाँ पे इससे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो द करेक्ट आंसर इज़ B। ठीक है, सो दिस इज़ B। सो अगेन आप थ्योरी उसको रीड भी कर सकते हो, परफेक्ट भी कर सकते हो। तो आपको जब भी स्टेबिलिटी को चेक करना है तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि मेटल आयन पे चार्ज ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, चिलेटिंग लाइगेंड प्रेजेंट होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द नॉन चिलेटिंग आइडेंट। देन मोर इज़ द नंबर ऑफ लाइगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है तब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड प्रेजेंट हो इन कंपैरिजन टू द वीक फील्ड लाइगेंड, वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन आपका चिलेटिंग वर्सेस नॉन चिलेटिंग से सॉल्व होता है।
So which again re-NEET 2024 question. So this is which of the following is not ambidentate? I think ये अब आप फटाफट आंसर कर सकते हो. 1 second question. So the correct answer is A. ठीक है. So ये तीनों चिलेटिंग ambidentate lichens है. ठीक है. Alright, so ये मैग्नीफाई नहीं हुआ. So फाइनली आई कम अप टू द एंड ऑफ द लेक्चर. आई होप आप लोगों को टॉपिक आज कम्प्लीटली समझ में आ गया. अगर अच्छा लगा तो आई डू एक्सपेक्ट थैंक यू, थम्स अप, कमेंट सेक्शन में सम हार्ट्स फ्रॉम यू पीपल. और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वर्नर्स थ्योरी. सो बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू.